हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। तो आज हम सॉरी तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास एवं सूचकांक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला है क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आप लोग बताइए राष्ट्रीय आय क्या होता है। किसी को पता है? आप लोग तो पढ़े भी होंगे तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो किसी को पता है राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। कि क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय आय है वो आर्थिक विकास के मापने का एक बहुत ही अच्छा सूचकांक है। ठीक है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कह रहा है कि हमारा देश भारत है। ठीक है, तो भारत देश में एक साल में जितना भी वस्तु उत्पादित सभी वस्तुओं जैसे कपड़ा कपड़ा लत्ता हो गया है ना, फिर हो गया आपका मोबाइल वगैरह वगैरह, ये सब जितने भी सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ, इसका परिभाषा समझ, मतलब जितना भी ये जैसे शर्ट टी शर्ट शर्ट ये सब हो गया, सेवाएं में हो गए, तो ये सब का जो मौद्रिक मूल्य होगा, यानी मौद्रिक करने का मतलब पैसा, इनका जो मौद्रिक, जैसे टी शर्ट का दाम 20 रुपया है ना, जीन्स का दाम 100 रुपया, तो इनका जो योग होगा एक साल में जितना उत्पादित हुआ, ये हो गया मौद्रिक मूल्य। मतलब ये 10 20 30 रुपये 40 रुपये हो गया मौद्रिक मूल्य। इसके मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। समझे किसे, इस राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है कि किसी देश में, यानी भारत देश में एक वर्ष के अंदर, यानी एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसे कहते हैं, तो मौद्रिक मूल्य के योग, मतलब एक देश में 2025 में मान लीजिए कि टी शर्ट हुआ 100 गो, है ना, जीन्स का उत्पादन हुआ 200, तो इसका कितना मौद्रिक मूल्य हुआ। इसका मान लीजिए कि मौद्रिक मूल्य हुआ 1000 रुपया, है ना, इसका मौद्रिक मूल्य हुआ 2000 रुपया, तो इसका जो जोड़ कर जो 3000 रुपया आया ना, 3000 रुपया, यही हो गया क्या, मौद्रिक मूल्य, यही हो गया आपका क्या, राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, कि किसी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। देखिए, इसको ध्यान रखिए, क्या कह रहा है कि सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है वो विकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको अविकसित कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या है, अगला क्या है आपका, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या कहता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय तो है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। कैसे, देखिए बताएगा। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। मतलब ये जो हमारा देश सॉरी ये जो हमारा देश है, जो भारत है, तो भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, है ना, देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है ना। भारत देश के जो लोग जितना रह रहे हैं इसमें लोग, उनका औसत आय कितना है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। जैसे दे छोड़िए, अब अपने घर में देखिए, घर में कोई पापा कमाते हैं, चाचा कमाते हैं, भाई कमाते हैं। ठीक है, तो आपके पापा कितने कमा रहे हैं, भाई कितने कमा रहा है, चाचा कितने कमा रहे हैं, तो इन तीनों को तो कोई कमा रहे हैं 100 रुपया, कोई 200, कोई 10 रुपया, तो ये तीनों तो अलग अलग रुपया कमा रहे हैं ना। तो इनके औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी जो आपका घर है, ये तीनों मिला के कमा रहे हैं, तो तीनों ने कितना कमाया, 20 10 30 10 40 रुपया, तो ये हो गया पूरा आपका घर का आय। लेकिन औसत आय पूछेगा, 3 से भाग दे दीजिए, है कि नहीं, 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, एक 13 39 39.339, यानी औसत आय कितना है, 13 रुपये 33 पैसा।
ये हो गया कि आपके घर का औसत आय। तो इससे होता है क्या, देश। अब घर की जगह देश को रखिए और घर में रहने वाले की जगह व्यक्तियों को, देश में रहने वाले व्यक्तियों को सोचिए कि देश में इतने सारे व्यक्ति हैं, तो उनका जो जो एक आदमी कमा रहा है, जो देश में रहने वाले मतलब देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो प्रति व्यक्ति लोग कितने कमा रहे हैं, उनको पूरा जोड़ करके और कितने लोग हैं कमाने वाले, उसको भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, वही कह रहे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, जो व्यक्ति यानी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ, देखिए देखिए फॉर्मूला क्या है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या है आपका फॉर्मूला, देखिए ये प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्या है, राष्ट्रीय आय कितना है बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब क्या, जैसे आपका कुल का घर का कुल आय कितना बताए थे हम, 40 रुपया। और कुल जनसंख्या मतलब कमाने वाला कितना लोग है, 3 लोग थे। मतलब एक घर में कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। तीन का कुल जनसंख्या कितना हो गया, 3 लोग, और भाग दे दिए तो 300। इसी देश में क्या है, प्रति व्यक्ति निकालने के लिए राष्ट्रीय आय मतलब पूरा जो भारत जो जो हमारे भारत देश में जो देश में जो आदमी रह रहे हैं, उनका कुल आय 10 वो रह रहे तो 10 कितना कितना कमा रहा है, 10 मान लीजिए 10 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया। और कितना कुल जनसंख्या मान लीजिए कितना 10 को है, ये निकल गया। तो प्रति व्यक्ति आय कितना निकल गया आपका, 10 रुपया निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। तो व्यक्ति व्यक्ति आय कहते हैं, किसे कहते हैं कि देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने वाली फार्मूला क्या है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है क्या बचता है, वो जो भागफल बचता है क्या होता है, ये देखिए यहाँ भागफल है, तो जो भागफल आता है क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। ये जो भागफल है क्या है आपका, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, इसे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। आगे देखते हैं, आगे है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों में 2004 में प्रति व्यक्ति इतना रुपये प्रति वर्ष, 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश या समृद्ध देश। और वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं या विकासशील कहते हैं। यानी कि वो आगे, विकासशील कहने का मतलब वह भी प्रगति पे है, वह भी आगे बढ़ रहे हैं, वो हो सकता है लेकिन विकसित देश के कैटेगरी में एक दिन आ जाएंगे, बहुत जल्दी कहा जाएगा। अब भारत निम्न आय वाले देश में आता है। भारत किस में आता है, निम्न आय वाले, क्योंकि भारत के प्रति व्यक्ति 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। कितना था, 28,000। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने, ये एक बैंक है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक कहने का मतलब कि पूरा जैसे पंजाब बैंक, SBI बैंक वगैरह, RBI बैंक जैसे बैंक होते हैं ना, वैसे एक वर्ल्ड बैंक है जो पूरा दुनिया को लोन देता है। किसको देता है, पूरा दुनिया को लोन। तो एक अपना 2006 में रिपोर्ट निकाला है ना, 2006 में एक रिपोर्ट निकाला, उसमें बोला कि 2004 में, मतलब वो पहले ही से विश्लेषण कर रहा था, ठीक है। तो इसमें 2004, 2005, ये हो जाएगा 2006। तो पूरा रिपोर्ट तैयार करके 2006 में पब्लिश किया, और बेस और आधार वर्ष किसको माना है, 2004 को। इसमें क्या कहा है कि 2004 में जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया होगा वो विकसित देश कहलाएगा। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष या इससे थोड़ा सा कम या इससे कम, और 4,53,000 से अधिक, देखिए 4,53,000 रुपये से या इससे अधिक जो रहेगा, जो अधिक रहेगा उसको विकसित कहेंगे। क्या बोलेंगे, विकसित या समृद्ध देश कहेंगे, ये भी याद रखिएगा, विकसित या समृद्ध। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया या इससे कम रहेगा वो निम्न वाला में रहेगा। तो भारत किस में आता है, निम्न में। क्यों आता है, क्योंकि 2004 में उसे निम्न आय वाला देश या विकासशील कहेंगे। क्यों, अब भारत किस में आता है, निम्न आय वाले यानी विकासशील देश में आता है। क्यों, क्योंकि 2004 में भारत का जो प्रति व्यक्ति आता है वो 28,000 की, जो 37,000 से कम है कि नहीं है, चाहे तो 37,000 रहे
यह 37,000 से कम रहे वो क्या कहलाएगा, विकासशील देश कहलाएगा। ठीक, तो बताइए तो कि वर्ल्ड बैंक ने अपना रिपोर्ट कब जारी किया, तो 2006 में। आधार वर्ष किसको माना, 2004 के अनुसार बताया। समृद्ध देश या तो फिर विकसित देश के लिए क्या आधार था, तो 4,53,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या इससे अधिक होगा तो वो विकसित देश कहलाएगा। और 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम होगा तो निम्न आय वाला यानी विकासशील देश कहलाएगा। उसमें भारत 2004 में, भारत की पूछ सकते हैं 2004 में भारत की प्रति वर्ष आय कितना था, तो 28,000 रुपया थी। कितना था प्रति व्यक्ति, आय कितना था, 28,000 रुपया था। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि सब डेटा दिया हुआ है ना। यह पूछ सकता है कि 28,000 रुपया प्रति व्यक्ति भारत में किस वर्ष में था, 2004, 2005, 2006, तो क्या में 2004 में। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 किसने निकाला, तो विश्व बैंक ने निकाला। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, जो निम्नलिखित तरीके से देखिए। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय यह कब से कब तक, 2000 से 2003 तक 26,000, केरल में 22,800 और बिहार में कितना 5,700। कितना 2000 से 2003 के बीच। आगे देखिए, आगे बढ़िए। 2021 स्थित कीमत में प्रति व्यक्ति आय आधार वर्ष 2011-12। अब इसमें 2002-3 इसमें 2021 में जो बताया गया उसका आधार वर्ष किसका माना गया है, 2011-12 को माना गया है। तो पंजाब में बढ़ करके कितना हो गया, 1,11,000। केरल में हो गया 1,32,000 और बिहार में अभी भी 28,000 में, पहले 5,000 था अभी 28,000। ठीक है, देखिए अभी कितना पिछड़ा राज्य है कि नहीं है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि तालिका ये वाला से स्पष्ट होता है कि इन 3 राज्यों में केरल के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या कह रहा है, केरल के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, केरल के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कैसे है, यहाँ तो पंजाब से हो रहा है। नहीं, देखिए केरल के प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कैसे है, यहाँ 1,32,700, यहाँ कितना 1,11,600। देखिए यहाँ ज़्यादा है कि नहीं है। सबसे टॉप पर कौन है, केरल। 2020-21 के अनुसार केरल है और 2-3 के अनुसार पंजाब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 2 नंबर पे कौन आता है, पंजाब, और 3 नंबर पे बिहार। देखिए बिहार के प्रति व्यक्ति सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए है ना प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में केरल सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। तो बताइए 2020-21 में जो नापा गया था उसका आधार वर्ष क्या था, प्रति व्यक्ति आय नापने का क्या आधार वर्ष था, 2011-12 आधार वर्ष था। और उसमें सबसे आगे कौन था, केरल। कितना था, 1,22,700 और सबसे नीचे कौन था, बिहार था 28,172। ठीक, रुपये प्रति व्यक्ति आय। आगे रखते हैं, देखिए माप विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव, यहाँ पे मानव होना चाहिए था, माफ कर दिया। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ये पूछ सकता है। ये देखिए यूएनडीपी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर इसका मानव विकास सूचकांक का क्या होता है, जैसे HDI, ये ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक HDI क्या है ये, HDI। इसका एगो याद रखिएगा फुल फॉर्म, एगो UNDP, फिर पीछे हमने पढ़ा था ATM UPI वगैरह का। ठीक है, वो याद रखिएगा। देखिए क्या है, संयुक्त सूचकांक में क्या है इसका है फॉर्मूला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड मतलब संयुक्त, एन से नेशन मतलब राष्ट्र, डी से डेवलपमेंट मतलब विकास और पी से प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम द्वारा, UNDP द्वारा महबूब उल हक, क्या नाम है देखिए, महबूब उल हक द्वारा के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। क्या, तो बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले किसके निर्देश में तैयार किया गया था, तो किसके निर्देश में, महमूद उल हक के निर्देश में, इनके द्वारा तैयार किया गया था। UNDP का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, पहली मानव रिपोर्ट किसके तैयार किया गया था, महबूब उल हक में। ठीक है,
यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर देखिए, अगर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट जो लाया गया था, देखिए ये जो रिपोर्ट लाया गया था, देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एनएसडीआर विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति आय के आधार पर करता है। किसके आधार पर ये अपना तुलना किए थे विभिन्न देशों थे, तो वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनको लोगों का स्वास्थ्य कितना अच्छा है और कितना कमा रहे हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना है, शैक्षणिक स्तर कितना है, यानी पढ़ाई कितना है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, स्थिति कैसे, मतलब कितने स्वस्थ है, कितने बीमार है, क्या है, ये सब को आधार मान करके कि इंडिया में कितने लोग पढ़े हैं, अमेरिका में कितना पढ़ा लिखा है, क्यों विकसित, कितना वहाँ बीमार है, यहाँ कितना बीमार है, वहाँ कितना प्रति व्यक्ति है, यहाँ कितना प्रति व्यक्ति है, ये सब कंपेयर करके मानव विकास रिपोर्ट लाया गया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, जहाँ तक मानव विकास का प्रश्न है तो 3 सूचक: जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। क्या क्या है? जीवन आशा मतलब लोग कितना जल्दी वहाँ हाईएस्ट लाइफ स्पेंड किया है, 100 साल, 70 वर्ष, 80 वर्ष, वही जीवन आशा। शिक्षा कितना है, कितना लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, और जीवन स्तर कैसा है, मतलब कितना वहाँ गरीबी है, कितना अमीरी है ना, कितने लोगों के पास कार है, कितना लोग अच्छा से खाना खा पा रहे हैं, वही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए एसडीआई में क्या क्या है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखिएगा, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। एसडीआई 3 सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देश एसडीआई पर 0 से 1 होते हैं। देखिए ये तीनों का आधार मान के ये बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 में मानव विकास रिपोर्ट इसमें तैयार किया गया है। जैसे भारत और दूसरा था, जैसे देखिए स्विट्जरलैंड का कितना था, 0.962 एसडीआई मूल्य था। एसडीआई क्रम 1, इसे 1 2, मतलब सबसे टॉप पे ये रहा। फिर नॉर्वे सेकंड नंबर पे रहा। भारत देखिए कहाँ है, खोजिए। भारत 132वां नंबर पे था उस रिपोर्ट में कि कौन सा देश कितना अच्छा है, उसमें भारत कितना नंबर पे था, 32वां नंबर पे था। पाकिस्तान 161, बांग्लादेश इतना 129 और चीन इतना था। और सबसे ऊपर कौन था, स्विट्ज़रलैंड, और दूसरे नंबर पे नॉर्वे, और तीसरे नंबर, तो 5वें नंबर पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसडीआई में सबसे टॉप, सबसे उच्च, सबसे पहला प्रथम अंक मतलब क्रमांक प्राप्त करने वाला कौन सा देश था 2004 में, स्विट्जरलैंड। भारत की स्थिति कितना थी, यानी कितने क्रम पे एसडीआई में भारत था 2004 में था, 132 नंबर पे। श्रीलंका पूछ सकता है कि उसे पड़ोसी देश है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया पूछ सकता है कि तीसरे 5वें नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए आगे देखिए, चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए एसडीआई की गणना की गई थी, जिसमें से भारत का 0.06 कितना था, एसडीआई मूल्य कितना था, 0.61 तथा क्रम 126 था। ठीक है, भारत का क्या भी है 2006 में, वो 2004 का था। इसका मतलब यह है कि भारत मानव विकास स्तर का लिंग विकास सूचकांक की दर 2002 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था। क्या कह रहा है इसमें, देखिए लिंग विकास सूचकांक। ठीक है, जेंडर लिंग, जी फॉर जेंडर, जेंडर का हिंदी लिंग होता है, डी फॉर डेवलपमेंट पर पढ़े, और आई फॉर इंडेक्स मतलब सूचकांक होता है। कि इधर भारत में 2000 में 115वां क्रमांक था। ये जो डी जी डी आई था, जी डी आई, इसमें 2000 में, सन 2000 में भारत कितने नंबर पे था, 105वें नंबर पे था। फिर 2000 में 96वें नंबर पे, 2000 में 96वें नंबर पे आ गया था, मतलब सुधार हुआ है इसमें। ठीक है, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे, जैसे ऊपर देखिए भारत से आगे यहाँ पे श्रीलंका है। देखिए भारत से आगे है ना श्रीलंका, चीन से भी आगे है। देखिए चीन से भी आगे श्रीलंका है। कि भारत जैसा देश बड़े विश्व से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश विश्व में इतने नीचा क्रम है, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति
अब सुधारने लगा। क्या कह रहा है कि पहले नीचे था लेकिन धीरे धीरे इसका तेजी हुआ है विकास इसमें, तो ये आगे बढ़ने लगा। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी है ना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, आगे देखिए, यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आया था? अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। क्या हुआ कि यूएनडीपी के मानव विकास के तर्ज पर, यानी उसके तर्ज पर, यानी उसी के जैसा, उसी के तरह से भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, यानी भारत जो अपना मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया, वो कब हुआ? अप्रैल 2002 में जारी हुआ। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में इसको जारी किए थे। ठीक है, रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग, इसको कौन तैयार किया गया था? इसको तैयार कौन किया था? योजना आयोग। देखिए, तैयार कौन किया इसको? योजना आयोग। भारत का पहला कब हुआ? अप्रैल 2002 में यूएनडीपी के तर्ज पर। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इतना को नई दिल्ली में जारी किया। लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया कौन? योजना आयोग। तत्कालीन अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष कौन से? केसी पंत ने कहा कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष, कौन थे अध्यक्ष? केसी पंत ने कहा कि राज्यों के लिए योजना आकार तैयार करते समय इसका आधार बनाया जा सकता है। मतलब योजना आयोग का काम क्या था? 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल पंचवर्षीय योजना लाना। तो यही कहें कि जो भारत का अपना विकास रिपोर्ट है, इसमें सब कुछ है कि कौन सा राज्य कितना गरीब है, कितना अनपढ़ है, कितना कमा रहा है, कितना शिक्षित है, कितना कैसे खाना खा रहा है। तो उसी के अनुसार से, उसी के आधार पर हम 5 साल के लिए अपना योजना तैयार करेंगे, वो जो कि सही भी है ना। हर एक राज्य के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा जैसे गरीबी दूर करना है, किसी में नौकरी देना है ना। इस तरीके से कहीं की भी जिसके जैसे आगे ज़रूरत होगी उस वजह से उसको विकास करेगा वो, है ना। योजना आयोग, उसका तो यही काम है, वही बता रहा है कि इसका आधार मान सकते हैं। इस पहले राष्ट्रीय मानव विकास इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्य तथा संघ में HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। क्या 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 लगाया गया था? राज्यों का तथा संघों के लिए HDI मूल्य कब कब का अनुमान लगाया गया था? 1981, 91, 2001, यानी 10 साल के अंतराल के लिए। इस रिपोर्ट में विकास की दरें विभिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था। केरल का रैंक कहाँ कितना था? सबसे ऊपर। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश बीमारू का रैंक यानी सबसे नीचे। बीमारू में सब आते थे। कौन कौन बीमारू में? देखिए, जो इसमें सबसे नीचे आते थे उनका नाम क्या दे दिया गया? बीमारू। देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का रैंक कहता था नीचे, नहीं बीमार थे। तो इसमें सबसे ठीक कौन था? केरल का रैंक था। क्या था? कि बीमारू मतलब बिहार। आई से ऐसे इसमें कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश। एम से तो मध्य प्रदेश हो गया, ए से आसाम हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से यूपी हो गया। तो आई से क्या छूटा हम लोग को? पता नहीं आई से इसमें क्या होगा। आई से सो बीमार इसको कहा गया। बीमारू इसको कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। बी आई से बिहार है जी, सॉरी। बी आई से बिहार, एम से एमपी यानी मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से यूपी। इन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया? बीमारू। तो इतना पहले रिविजन कर लेते हैं। ऊपर से देखिए, भारत का भारत का जो पहला अपना मानव विकास रिपोर्ट था, किसके आधार पर था? यूएनडीपी के आधार पर था। ठीक है, कब आया? अप्रैल 2002 में आया। इसको उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली से जारी किया। इस रिपोर्ट को बनाया कौन था? योजना आयोग ने इसको तैयार किया था, बनाया था। उस तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे। ठीक है, और इसमें जो पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो था, उसमें कौन कौन से वर्ष का तुलना किया गया था? 1981, 1991, 2001।
इसमें SDI जो अनुमान लगाया था उसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन था? केरल। और सबसे नीचे रैंक पे कौन थे? यानी बीमारू में BI से बिहार, आर से राजस्थान, ए से असम, बीमा, आर से हो गया क्या? बीमारू BI से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से यूपी थे। इसे बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बीमारू कहा गया। ठीक, समझ में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धारण सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक, निर्धनता के परंपरागत निर्धनता पॉवर्टी रेशियो में काफ़ी मिलती जुलती है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, देखिए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, H से ह्यूमन, P से पॉवर्टी, I से इंडेक्स में कमी आई। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसके मामूली कमी है। क्या कह रहा है कि निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात में काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें कहा कि इसका मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, जब इसको देखा गया निर्धनता यानी पॉवर्टी इंडेक्स में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई थी। क्या आया था? इन वहाँ गरीबी में थोड़ा सा कमी आई थी, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मामूली सी कमी आई थी। मतलब जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। 100 गरीब थे, एगो ठीक हो गया, 2 ठीक हो गया, तो ये तो मामूली कमी हुआ ना। वही तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू में 100 अगर गरीब थे तो समझिए कि कितना 50% से ज़्यादा इसमें कमी हुआ था। तो इसे तो बताया गया है। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। बीमारियों को तो समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? उपभोग व्यय। उप उप उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में से काफ़ी वृद्धि हुई है। व्यय क्षमता कहने का मतलब कितना वो खर्च कर रहे हैं, खाने पीने पे, कपड़ा लत्ता पहनने पे, और भी चीज़ें पे, गाड़ी लेने पे, ये सब चीज़ कितना खर्च कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया था कि जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग, मतलब कहें गांव के लोग, उनके कमी आया है। मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कमा नहीं रहे हो, तो उनको साधन नहीं है, तो कम पैसा कम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो शहरी लोग हैं वो पैसा ठीक ठाक खर्चा कर रहे हैं इनसे। ठीक है, ये उसमें बताया गया था। आगे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित संरचना, इसे ध्यान रखिएगा, इसे ज़रूरी हो। देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना का मतलब यह है कि वैसा संरचना जो देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन देशों की आधारिक संरचना कहा जाता है उन देशों की आधारिक संरचना कहा जाता है, यानी कोई सा आधारिक संरचना जो देश का आर्थिक विकास में सहायक हो, उसे क्या बोलते हैं? आधारिक संरचना बोलते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, सबको पता है। जैसे बैंक हो गया, स्कूल में पढ़ाई होता है तो बच्चे फिर जा कर के नौकरी करेंगे या नया नया फैक्ट्री खोलेंगे, है कि नहीं। अस्पताल में लोगों के जीवन प्रत्याशा है, लाइफ स्पैन में कितना आदमी डॉक्टर बनेगा, पढ़ लिख कर कमाएगा। तो इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा है कि नहीं, आर्थिक विकास को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। ठीक, आगे देखिए, जिस देश का आधारभूत संस्था जितना अच्छा विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। कह रहा है कि जिस देश में बिजली अच्छा होगा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जितना अच्छा होगा उसका विकास उतना ही तेजी से होगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक, यही कह रहा था। देखिए, बिहार के विकास की स्थिति, आप बिहार के बारे में जानते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं। देखिए, बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। बात सही है। बिहार का इतिहास देखिए तो जो मगध साम्राज्य था, समझिए कि जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, तो समझिएगा जो अगर बिहार को देखिएगा ना, तो पूरा जो एशियंट हिस्ट्री है वो पूरा बिहार है। पूरा चंद्रगुप्त, ये वो है ना, पूरा सब तो मगध साम्राज्य था। तो पूरा बिहार, मतलब आधा इंडिया का तो फिर बिहार से में आया हुआ था, है कि नहीं। तो बहुत बड़ा अपना गौरव, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक,
कनिष्क वगैरह, ये सब यहीं इधर हुआ था। देखिए, यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, पता है? बोध गया में यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को बुद्ध प्राप्ति हुआ। वैशाली में उनका स्तूप है ना, वैशाली लोग जानते होंगे, ठीक। महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया। महावीर ने अपना शांति का संदेश कहाँ दिया? बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बिहार में, है कि नहीं? चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बापू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। पूछ सकते चंद्रगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। बाबू वीर कुंवर सिंह का कहाँ जन्म हुआ? बिहार में। ये सब बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूका था। ये सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह था अहिंसा के, है ना, सत्याग्रह के जो चंपारण आंदोलन के रूप से विख्यात हुआ, सबसे पहला सत्याग्रह बिहार से चालू हुआ। ये चंपारण में हुआ था, इस चलते चंपारण आंदोलन कहा गया। यहीं से गांधी जी आगे बढ़े थे, इतना नाम कमाए थे। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो बताइए, लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया? बिहार में। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बिहार। सोचिए, इसका इतिहास देख रहे हैं, सबसे शुरू उसका इतिहास। चंद्रगुप्त भी यहीं हुआ, अशोक यहीं, शेरशाह यहीं, उसके बाद गोविंद सिंह, वीर कुमार सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं जन्म हुए। गांधी जी ने यहीं से चंपारण किया, संपूर्ण क्रांति यहीं से चालू हुई, यहीं से नारा दिया गया। भिखारी ठाकुर जो बहुत बड़े लोक गीतकार रहे हैं, उनका जन्म बिहार में। सोचिए इसका इतिहास कितना अच्छा है। तो पूछ सकता है कि भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक गीतकार थे। लेकिन आगे देखिए, लेकिन वही बिहार आज कई तरह से समस्याओं का शिकार है। जैसे ऊपर एसडीआई में देखें तो बिहार सबसे निचला पे आता है कि नहीं आता है? नीचे वाला में बिहार आता है, बीमारू राज्य में आता है। यहाँ फिर से दोबारा जब तैयार किया गया तो कुछ सुधरा नहीं। कई समस्याओं से शिकार है, जैसे यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी तो आज भी है, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल। चलिए, अशांति थोड़ा ठीक हो गया है, पर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यहाँ तो आज भी चल रहा है। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। मतलब यहाँ आपके पास संसाधन है पर उसको निकाल नहीं रहे हैं, बस भंडारित है। यहाँ भी थोड़ा सा कोयला है, बस कोयला है, निकाल नहीं रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा पेट्रोलियम है पर निकाल नहीं रहा। मतलब यहाँ भंडारित है, बस निकाल उसको नहीं रहे हैं, निकाल को उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका, इसलिए पिछड़ा हुआ है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आज बिहार कौन से राज्यों में गिना जाता है? अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। कौन? बिहार। ठीक, समझ में आ गया इतना कि बिहार। आगे बताते हैं। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है? बिहार आर्थिक दृष्टि से बिहार से पिछड़े होने कुछ प्रमुख कारण। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते बिहार के लिए साधन कम होते होते रहे। अधिकांश साधन जनसंख्या के बारे में पोषण चल जाता है। जैसे कि पहले जहाँ लोग, पहले देखते हैं किसी का 10-10 बाल बच्चा होता था, 5-5 होता था, जो जनसंख्या डेली डेली बढ़ रहा है। अब भाई मान लीजिए साधन कमी किसे? ये खेत है, ठीक है, खेत है, ये आपका पापा है, ये आपके पापा के खेत है, ठीक है, एक दिन में इतना सो घर बन जाएगा मान लीजिए, या छोड़ लीजिए, गाँव ले लीजिए, ये खेत है, इसमें घर बन गया, ठीक है। गाँव में तो ऐसे होता है। अब आपके 4-5 भाई हो गए, 2-3-4-5, और खेत इतना ही है, तो पता है चारों पाँच अलग अलग तो होइएगा। भाई जहाँ पहले पूरा खेत ऐसा था, इतना में खेती होता था, अब 5 बंटवारा लगेगा। देखिए, अब इतने एक 1 2 3 4, एक और छोटा सा कहीं से काट लीजिए, यहाँ से मान लीजिए, सोचिए उतना बड़ा खेत में जहाँ होता था, आज इतना एक भाई एकरा में करेगा, एक भाई एकरा में, एक भाई एकरा में, एक भाई एकरा में, एक भाई एकरा में। तो जहाँ लोग इतना बड़ा में रह रहा था, आज इतना से कोना में रहने लगा, आज इतना से इतना में खेती करने लगा, तो क्या होगा? कमी नहीं आया संसाधन में आपके? कहाँ इतना में धान उगाता था, आज कोना में धान उपज रहा है, तो क्या उतना ही धान उपजेगा जितना पूरा खेतों में होता था? नहीं ना। तो वही कह रहा है कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो बिहार को पिछड़े करने में बहुत योगदान दिया है, बहुत भूमिका रहा है उसका, कि जनसंख्या बढ़ाओ पीछे जाओ, है कि नहीं? जैसे आज भी देखते होंगे, जैसे गाँव में देखिए, देखते होंगे कि इसका 1 या 2 बाल बच्चा कम कमा रहा है, खुश रह रहा है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, लेकिन एक उससे ज़्यादा कमा रहा है ना, एक 20,000 30,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन बाल बच्चा 4-5 गो है। देखिएगा उसका सब पीछे कदम तक बचता कुछ नहीं होगा, वो वैसे रह रहा होगा जैसे पहले रहता था, कुछ विकास नहीं होगा उसका, क्योंकि जनसंख्या इतना है, जो पैसा ला रहा है सब खत्म हो जा रहा है, तो कहाँ घूमे जाएगा, कहाँ खर्चा करेगा वो? नहीं ना, बचेगा तब तक कुछ करेगा। तो ये बता रहा है कि जितना बिहार में जितना जनसंख्या बढ़ा ना,
तो बिहार में जितने संसाधन थे उनको पूरा भरने पोषण में खाने पिलाने में चला गया, बचा कुछ नहीं इसके पास। दूसरा क्या है, आधारित संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य में विकास के लिए आधारित संरचना का होना जरूरी है। इस ऊपर हमने पढ़ा छोटे सा लेंगे में आधारित संरचना का विकास किसे होता है। लेकिन बिहार के मामले में आज राज्यों में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। कहीं अब तो उसका सड़क गाँव गाँव में बन गया है, लेकिन जब लिखा गया किताब तो उसमें बहुत अभाव था। अब तो हमारे गाँव तरफ पता है, मेरे गाँव में पहले मतलब बरसात हो गया तो मेरे गाँव तक बाइक नहीं जाता था, समझिए 1/2 किलोमीटर पर छोड़ना पड़ता था मेन रोड पे ही। लेकिन लॉकडाउन में मेरे गाँव में भी रोड बन गया है बिहार में, मतलब सुधार हो गया है बिहार में। बिजली भी गाँव में अच्छी खासी अब रहती है, अब सुधार हो रहा है। फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों, जनसंख्या उतना ही बढ़ रहा है। जनसंख्या बिहार में इतना है कि पूछ नहीं सकते हैं आप, है कि नहीं। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, बात तो सही है। पूरा मगध में सिर्फ एक मेडिकल अक्सर करो, मगध मेडिकल। सोचिए मगध मेडिकल में गया मुझे, क्या हाल होता है सबका मुँह देखे हुए, है कि ना भाव। शिक्षा का है, बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे, हालांकि अब धीरे धीरे लोग सुधार रहे हैं, पढ़ाई की ओर जा रहे हैं। पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए कुछ ही दिन में, 2010-15 में तो कहाँ लोग ज़्यादा पढ़ते थे, लड़के लोग तो और नहीं पढ़ते थे उतना, है कि नहीं। तो शिक्षा का अभाव भी था। अगर देखिए इस वजह से भी बिहार में पिछड़ापन स्थिति हुआ। जब पढ़ेगा नहीं तो मजदूर बनेगा, है कि नहीं। पढ़ेगा तब ना कुछ नौकरी करेगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा समराइज किया हुआ है, देखिए बिहार में पिछड़ापन के कारण क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, जैसे बताया कि कृषि ज़्यादा। अब भाई सब लोग खेती कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा था, कुछ खेत में तो अपना घर भी उठाएंगे तो खेत तो कम होता जा रहा है, या है नहीं, या उसी घर में रह रहे तो खेत को बंटवारा होता तो खेती भी कमते जा रहा है कि नहीं। तो कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, जैसे देखिए बताते हैं आपको कैसे बाढ़ और सूखा से क्षति क्या है, देखिए बताते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इतना में हो जाएगा। देखिए एक मैप ड्रा कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एग्जैक्ट मैप, ये हमारा बिहार है, एग्जैक्ट ऐसे बिहार है हमारा। और यहाँ से हमारा ही गंगा नदी गई। तो सोचिए ये हो गया नेपाल, नेपाल ये हो गया आपका कोसी नदी, ये हो गया औरंगाबाद, ये सब ठीक है। ई एरिया जो है, जो हमेशा किससे, बाढ़ से प्रभावित रहता है, किससे, बाढ़ से। अब ये एरिया सुखाड़ से। सोचिए बिहार का आधा भाग, अगर हम इसको इस कलर से करें, देखिए देखिए जो बिहार का ये वाला भाग बाढ़ से, ये वाला भाग सुखाड़ से, तो क्या हो जाएगा भाई। ये आदमी अपना धान रोप रहा है, नदी आ रहा है बाहर बढ़ा के ले जा रहा है, उसे जानते हैं ना, बिहार का सब कोसी नदी को बोलते हैं। तो वही आ रहा है, धान रोपा, पानी आया पूरा गला दिया। इधर धान रोपा, पानी नहीं हुआ, पानी है नहीं, पूरा जान धान इधर जल के राख हो गया। इधर पैदावार कम हुआ, इधर पूरा फसल नष्ट हो गया। तो बताइए बाढ़ के कारण है कि नहीं पीड़ित। जहाँ भाई किसी भी फसल के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी चाहिए, ज़्यादा की दीजिएगा तो गल जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग के हाथ में भी ज़्यादा देर पानी में रखिएगा तो हाथ भी फूल जाता है, चमड़े उखड़ने लगता है, तो इसी उसमें भी होता है, पूरा फसल गल जाता है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, बाढ़ और सूखा से क्षति, औद्योगिक, यहाँ कोई भी कारखाना नहीं है भाई, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाके काम करता है, ठीक। गरीबी जान ही रहे, खराब विधि व्यवस्था, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, वही पुलिस से सब वाला कि जाइए 10,000 दीजिए छोड़ के आ जाइए, कुशल प्रशासन का अभाव, वही सब चीज़ें हैं, ठीक। पुलिस पिछड़ापन, ये सब चीज़ें। आगे देखिए यही चीज़ों के यहाँ खाली लाइन में, जैसे कैसे कृषि पर निर्भरता ये बता दिया, लेकिन तेईस से बढ़ती संख्या, इसका वजह से एग्जाम में वैसे लिखना होता है। उस जगह बिहार के पिछड़े के कारण 23 पॉइंट बना के उसके बाद 3-4 लाइन लिख देना है, जैसे यहाँ लिखा गया है, ठीक है, इसे लिखा जाता है। आगे देखिए क्या है, कृषि पर निर्भरता जो ऊपर हमने पढ़े ना, वैसे यहाँ पर दिया गया। किसे, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, तो लोग खेती करके कमाते हैं, खाते हैं, धान बेचते हैं, है कि नहीं, उसी हिसाब से चलता है। या कोई सब्जी वगैरह बेचते, सब तो कृषि में आ जाता है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। हम लोग भी खेती करते हैं खाने भर, कहीं कहीं भी पूरा सब्जी होता तो लोग आया, व्यापारी लेके चला गया खेत में से। लेकिन हमारे कृषि का भी हाल ठीक नहीं है। ठीक है हम लोग कृषि पर हैं, है ना, इतना क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं, लेकिन भाई हम लोग का खेत कैसे है, एगो खेत यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। खेत तो है पर एक जगह पे नहीं है। यही खेत हुआ अगर तीनों एक ही जगह रहता तो ये खेत इतना लंबा बनता।
लेकिन एक खेत अलग अलग है तो क्या होगा, 10 कट्ठा यहाँ, 10 कट्ठा यहाँ, 10 कट्ठा यहाँ, क्या फ़ायदा है, खेत तो पर एक जगह नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग के पास आज भी हर कोई के पास ट्रैक्टर नहीं है। देखिएगा, उतना अच्छा खाद नहीं, उतना अच्छा रिसोर्सेस नहीं, पानी मुफ्त नहीं, पानी कहाँ, पानी सूख जा रहा है नहीं, है कि नहीं, बिजली बिल उतना ही लग रहा है हम लोग का, तो कहाँ से होगा भाई। इसको लाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, अच्छे से बीज देना चाहिए, है ना, ताकि अच्छा से उसका फसल हो पाए। ठीक, जिसके कारण में हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारे वजह से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता है मनी में, आया खाद मारा चल दिया, कितना खाद मारना पता ही नहीं है मनी की, कुछ भी दे रहे हैं, इसके चलते भी उपज कम हो जाता है। बात सही है ना, उपज के लिए बहुत अच्छा खाद वगैरह होना चाहिए, तब तो उपज होगा। समझा गया, कृषि पर निर्भरता का कारण क्या है, आगे देखिए। है बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ से सूखा से क्षति से हम लोग बताए, देखिए बाढ़ का दृश्य ये है, सुखाड़ी है हम लोग तरफ का, और जो गंगा ऊपर के होंगे ये उन लोग तरफ का। बिहार में खासकर उत्तर बिहार, जैसे ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ यानी उत्तर दक्षिण, तो ये हो गया बिहार, ये हो गया उत्तर बिहार, नॉर्थ ईस्ट को बहुत कर गंगा की साइड वाला। उत्तर बिहार के लोग नेपाल से आए जल से बढ़, जैसे हमने बताया, हर साल कम या अधिक बढ़ाने को बिहार में तय होता है। पिछले 2008 से कोसी बाढ़ का प्रलय हम लोग बताया, जैसे हम लोग कोसी से यहाँ ज़्यादा बढ़ आता है, इससे कितने हम लोग की क्षति हुई। 2009 में नेपाल से आए जल के बागमती ने, 2009 में बागमती से हुआ, 2008 में कोसी से हुआ। इसके आसपास इलाके इसके आसपास कौन कौन है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि से देखिए बताते हैं कहाँ कहाँ सीतामढ़ी बाढ़ से जगह क्षेत्र वाला कौन कौन है, देखिए इसको कम करते हैं। मेरा बिहार है, यहाँ से गंगा, यह चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यहाँ आ गया अब क्या, और यहाँ सीतामढ़ी है या नहीं, हाँ सीतामढ़ी, यहाँ पे सीतामढ़ी है, मधुबनी है, और सुपौल है, और क्या है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अररिया है, यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे किशनगंज, यहाँ पे इधर कटिहार है, नहीं यहाँ पे कटिहार है, यहाँ पे कटिहार है, यहाँ पूर्णिया है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका क्या, सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, इधर इस साइड में हो गया आपका। ठीक है, देखिए तो ये बात कर रहा है कि मधुबन सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जिले में फसल काफ़ी बर्बाद होता है, किससे, बाढ़ से। तो पूछ सकता है कि बाढ़ के कारण सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी में किसके कारण फसल बर्बाद होता है, तो बाढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सूखे से मार रहे दक्षिण बिहार झलक पड़ती है, हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये हमारे तरफ होता है अकाल। हम लोग जब होता है बिहान, जब बोते हैं ना बिहन बिहन, तो इतना इतना उग करके फिर जलने लगता है, फिर से मोटर से पानी देते हैं, फिर भी जल जाता है। अगर बारिश हो गया तो बच गया, नहीं हो तो जल गया। कभी कभी इतना बारिश होता है कि पूरा ही गल जाता है। सोचिए हम लोग ऐसे कंडीशन में रहते हैं। आगे बढ़िए। औद्योगिक पिछड़ापन क्या है, किसी भी देश या राज्य के लिए औद्योगिक विकास होना जरूरी है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है, तो कहने मतलब इंडस्ट्री कारखाना नहीं है। यहाँ के सभी खनिज एवं बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं भी झारखंड में चली गई। झारखंड जब से अलग हुआ ना, तब से यहाँ बहुत ऐसा जरूरी अति अभाव हो गया। झारखंड में बहुत सारे चीज़ चले गए यहाँ से, इसी कारण से यहाँ पिछड़ में रह गया। गरीबी तो जान ही रहे हैं आप लोग। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है, तो हमको पता ही है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। इसमें क्या करें, जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है बिहार का। इसके चलते बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। यहाँ पे गरीबी का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ मतलब कौन है यहाँ अमीर, अमीर बहुत कम है, और गरीब तो हर जगह दिख जाएगा आपको, अमीर बहुत कम दिखेगा। अगर खराब विधि व्यवस्था, किसी भी देश या राज्य को शांति का मूल जरूरी होता है विधि व्यवस्था, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर की स्थिति में चलते रहे। नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे। मतलब यहाँ अगर कोई उद्योग खोल भी रहा है तो उसको लूट ले रहा है। खोलने से पहले कह रहा है हमको इतना टैक्स चाहिए, खोल दी तो कह रहा है हमको यहाँ नौकरी चाहिए। भैया विधि व्यवस्था है ही नहीं, कोई क्या करेगा। जमीन देना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, रहेगा 1 लाख रुपया, बोल देगा 2 लाख रुपये। और में हमारा घर के चौकीदार इसमें होना चाहिए। कोई यहाँ के आ जाएंगे नेता रंगदार,
इतना पहले पहुंचा, 10 लाख रुपया हमको चाहिए तब बना देंगे, नहीं बनने देंगे। भाई क्या करेगा, लोग आता है इंडस्ट्री भाग जाता है। इस तरह खराब व्यवस्था से का मतलब आप लोग को लगाना चाहेगा? कोई काम करने जाइए, अब भाई वहाँ रंगदारी टैक्स दीजिए, ऐसा वैसा कहते कोई काम करने का चाहेगा नहीं ना, वही बात है। अब देखिए, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। मतलब क्या हो रहा है, किसी हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे हम लोग थाना में जाते हैं, कुछ हुआ, दर्ज कर लो, निकलो, नहीं तो केस आगे बढ़ा, यही ना होता है। और क्या, तो भ्रष्टाचार किसी को तो बोलते हैं, ये बता रहा है। देखिए, यहाँ देखिए, जनसंख्या 2001 8.29 करोड़, बिहार में, भारत का 102 करोड़। मतलब पूरे भारत का जनसंख्या 2001 में 102.9 करोड़, पूरे भारत का नहीं, मतलब यूपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर हो गया असम, इधर पूर्वी स्टेट हो गया ना, असम और मणिपुर, नागालैंड, है कि नहीं, आंध्र प्रदेश, नहीं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह मिला करके 102। अब अकेले ओकरा में बिहार कितना है, 8 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार का 2.5%, भारत का 1.2 है। मतलब भारत का लगभग 2% है, यहाँ लगभग 3%, 1.9% है, यहाँ 2.5%। साक्षरता दर 47% है, यहाँ 65%। सोचिए कितना गरीब, जनसंख्या हाई है, ये भी हाई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में डाउन है। साक्षरता में पुरुष कितना है, 60% है भारत में, इतना है। महिला कितना पढ़ा है बिहार में, 33%, पूरे भारत में 54% महिला की। से यहाँ भी स्थिति एकदम दयनीय है कि नहीं। यहाँ तो पुरुष ठीक ठाक है, 60% है, यहाँ 75% है। वार्षिक विकास दर 2.7% है, मतलब 2.5% जनसंख्या बढ़ रहा है, विकास कितना से हो रहा है, 2.7 मतलब मात्र 0.2 का फर्क है। मत देखिए, यहाँ 6% बढ़ रहा है। कृषि विकास दर 1.5 भारत में, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। कि बताइए कि 2001 में की जनसंख्या के अनुसार पुरुष साक्षरता दर बिहार में कितना, तो 60%, पूरे भारत में 75, महिला कितना है, 35, तो पुरुष कितना, ऐसा पूछ सकता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, नहीं इसको हम लिख देते हैं। हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, पर अगर एग्जामर थोड़ा सा होगा तो पूछ सकता है, उसको ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ देखिए, तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद 27/2005 को अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति को लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है। ऊपर ये सब कब दिया गया, 27 जून 2005 को दिया गया था, जो ऊपर आप लोग को दिखाया तालिका। कौन, तत्कालीन राज्यपाल ने किया, ठीक है। बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, CSO का इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जितना फुल फॉर्म है ना, याद रखिएगा, ये सब पूछता है एग्जाम में। आकलन में घरेलू उत्पाद, GDP के क्या होता है, घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आकलन उत्पाद GDP 2003-04 में नेगेटिव था, -1.5 था, मतलब नेगेटिव में इसका वृद्धि चल रहा है। वहीं 2004-05 से 2008-09 में 20 का पॉजिटिव हो गया, 11.3% लेके देखिए। 2003-04 में नेगेटिव था, 5.1% था क्या, GDP ग्रोथ बिहार का। लेकिन हमारी 8 से 9 में, 2004-05 से 8-9 के बीच में 11.3% हो गया, मतलब पॉजिटिव में आकर के आगे बढ़ गया। देश में सबसे तेज़ी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंक से दूसरे नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर गुजरात को उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.5 रहा, जबकि बिहार में 11.3 देखी। मतलब गरीब बिहार, जब विकास नहीं हो रहा था बिहार में, मतलब GDP का विकास है ना, क्या सकल घरेलू उत्पाद का जो विकास था, जब विकास नहीं कर रहा था तो बिहार नेगेटिव में था, कितना, माइनस में था भाई, जीरो से भी पीछे था, वो माइनस में था। लेकिन जब बढ़ा, माइनस में कितना था, -5.15, लेकिन जब बढ़ा तो गुजरात जो बहुत आगे है बिहार से, उसको भी पीछे छोड़ दिया भाई, 1.2 पॉइंट से। गुजरात का मात्र कितना था, गुजरात का देखिए, गुजरात का, चलिए, गुजरात से 2 पॉइंट मात्र पीछे रह गया बिहार गुजरात का कितना, 11.05, और बिहार का 11.03। मतलब भाई नीचे से लेकर, माइनस से लेकर के प्लस में ही नहीं आया, नंबर 2 पे चला गया भाई बिहार। मतलब मान लीजिए ये रेखा है, ये जीरो, ये माइनस वाला, -3, यहाँ से आगे बढ़ करके खाली
एकदम यहाँ आ गया ना, पॉजिटिव में आ गया है, मतलब 2 नंबर पे आ गया है बिहार। सोचिए इतना तेजी से ग्रोथ हुआ बिहार में। विकास की इस गति को अर्थशास्त्री आश्चर्य का शास्त्र मेडिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। भाई कोई भी सोचेगा कि जब माइनस में बन रहा था मैथमेटिक्स कैसे आ गया, कोई भी सोचेगा। हम भी इसे बोल रहे थे। ये कुछ अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, आश्चर्य का अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्चर्य का अर्थशास्त्र। अगर यही तो बिहार है बबुआ, कुछ हो, कुछ हो यहाँ हो सकेला। आगे देखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, है कि नहीं। अब भाई ऊपर बताया कि क्या क्या गरीबी है, ये है वो है, तो भाई खाली तो कारण बता दिया ना, उपाय कौन बताएगा, तो हम लोग करेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी लेंगे आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। देखिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करने में ही बिहार कैसे सुधार जा सकता है, यानी आर्थिक विकास की गति को तेज करिए तो सुधरेगा। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार में पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। सही बात है, जो पिछड़े हैं उसको आगे बढ़ाइए, दूर करिए पिछड़ेपन कर को। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कैसे, क्योंकि भाई भारत में ही बिहार है, और जो भारत बना है वो सब राज्यों से मिला के बना है। बिहार क्या है, एक राज्य है। तो भारत कितना भी आगे चल जाए, उसमें कहा जाएगा कि बिहार गरीब है, तो इसका मतलब भारत भी पिछड़ा है। किसके वजह से, बिहार की वजह से। तो बिहार को आगे करिए ताकि भारत आगे जाएगा। अगर बिहार आगे होगा, पूरा राष्ट्र तो आगे है ही, तो बिहार तो भारत भी आगे बढ़ेगा, फिर कोई राज्य गरीब नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह बात किसने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब उनका निधन हो चुका है। ठीक, बिहार देश का बड़ा राज्य है, हम लोग को पता है। बिहार जो है वो देश का बड़ा राज्य है। इसके विकास की गति में तेजी आने में भारत का विकास भी संभव है। बात तो सही है, जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे उनका विकास होगा, पैसा उतना आएगा तो उतना तेजी से और दूसरा चीज भागेगा। बात तो सही है। इसका अब दूर कैसे किया जाए, बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। क्या क्या उपाय है, जनसंख्या पर नियंत्रण करवाइए। उनको बोलिए कि हम दो हमारे दो, नारा सुने थे, हम दो हमारे दो। ठीक है, मतलब हम दो कहने बोले पति पत्नी और बाल बच्चा दो रखिए, चार मत करिए, दो रखिए, एक रखिए, है ना। अच्छा रहेगा, ताकि बाल बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत ना हो, खाने पीने में भी दिक्कत ना होगा, आराम से खुशी चलेगा जीवन, है कि नहीं। इसके लिए राज्य के जनता एवं खासकर महिलाओं में शिक्षा प्रदान करिए। अभी कैसे होगा, महिलाओं को पढ़ाइए, ठीक है, ताकि महिलाओं का ही लोग बोलता है कि घर में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को आगे तब बढ़ रही है, लेकिन आमतौर पर तो ये बन सकता है ना कि महिला घर के लिए बाल बच्चा पालती पोसती है, तो उनको पढ़ाइए। ये कहते हैं कि जैसे महिला घर में रहती है तो तू पढ़ी लिखी रहेगी तो 2 से ज़्यादा नहीं करेगी बाल बच्चा, है ना, उनको पढ़ाई के लिखाई के वास्ते देख रेख करेगी। इसलिए महिलाओं को पढ़ाना ज़रूरी है, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, साथ साथ दोनों को पढ़ाइए। पुरुष को पढ़ाइएगा उसको भी दिमाग में सही चलेगा, महिलाओं को पढ़ाइए तब तो सही रहेगा। ऐसे नहीं कि पुरुष पढ़ ले नहीं है, महिला पढ़ है, और महिला के 2 गो पुरुष करा 3 गो, भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। या महिला पढ़ नहीं है, पुरुष पढ़ल है, और महिला कह रही है 3 गो चाहिए, वो कह रहा है ना एगो सही है, हमें 2 गो है, 3 गो ना करेंगे, तो भाई लड़ाई झगड़ा है कि नहीं है, दोनों में तनाव हो जाएगा आपस में। इसलिए दोनों को पढ़ाइए, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों को पढ़ाइए, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो इन लोग खिलाने पिलाने में दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों को पढ़ाइए। फिर है कृषि का तेजी से विकास। फिर क्या है, कृषि से यही, इसमें कैसे विकास किया जाएगा, तो कृषि पर नए यंत्रों का प्रयोग करिए। जैसे कहने का मतलब है, जैसे खाद छींटना है तो ड्रोन लाइए, ड्रोन से छींट दीजिए, है ना। ये सब चीज़ें नए नए तकनीकों का इसमें यूज़ कीजिए ताकि कृषि को आगे बढ़ाया जाए। नए नए बीज लाइए, जैसे उत्तम खाद का उपयोग, उत्तम बीज का प्रयोग करिए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके, है कि नहीं। ये सब चीज़ें करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। देखिए आगे क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। आगे बाढ़ पर बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद होता है, जान माल का भी काफ़ी क्षति होता है। उत्तर बिहार में अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती, इसलिए नेपाल सरकार का सहयोग बाढ़ नियंत्रण का सफल बना जा सकता है। क्या कह रहा है, बिहार का जो उत्तरी भाग है उसमें अधिकतर फसल तो बिहार की वजह से बर्बाद हो, बाढ़ की वजह से, बाढ़ की वजह से अधिकतर फसल बर्बाद हो जाता है
नहीं तो लोग पिछड़ेपन हो जाते हैं वहाँ से। अब क्यों होता है? क्योंकि वो हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो हिमालय नेपाल में पड़ता है। तो बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि बिहार से यानी बिहार सरकार और नेपाल सरकार के बीच में बात करे। भारत सरकार है ना, बिहार की तरफ से भारत सरकार और बिहार की सरकार उधर से नेपाल से बात करें और इन नदियों को कुछ काम करे कि जिनसे बाढ़ न आए, डैम बनाए वगैरह, और उधर जो पानी है खेतों तक पहुँचाए ताकि लोगों का खेतों को बाढ़ ना आए, है कि नहीं, और अच्छा से खेती हो सके और बिहार आगे बढ़ सके, यही करना चाह रहे हैं। और जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ वहाँ उस बाढ़ का पानी को निकाल दीजिए। देखिए, 3 भाग से बिहार का दूसरा भाग सूखा के चपेट में रहता है, सिंचाई के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए वहाँ नहर जो है हम लोग साइड में, नहर तो है पर पानी उसमें नहीं आता, नाम का नहर है। तो इधर का नहर का जो पानी है वो हम लोग में छोड़ दीजिए, उसको व्यवस्था करवा दीजिए, है कि नहीं। फिर है आधार संरचना का विकास, मतलब बिजली की काफ़ी कमी है, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था सुधार लाया जाए ताकि जो खेत में जो सब्जी उपजाए हैं उसको आधा घंटे में बाजार लेकर चल जाए। ऐसे नहीं कि साला 6 बजे सब्जी काटे और 10 बजे मार्केट पहुँच रहे, क्यों? क्योंकि रोड खराब है तो कोई सब्जी लेगा नहीं ना। तो इसलिए सुबह उठिए, सुबह चलिए, इसलिए रोड को कनेक्टिविटी दिया जाए, है कि नहीं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग पढ़े, जाने, नौकरी ले, उद्योग खोले, है कि नहीं, सबका दिमाग डेवलपमेंट हो। आगे देखिए, उद्योग का विकास, जैसे इसमें समझ ऊपर का हम लोग बताया आपको बहुत अच्छा से, उद्योग का विकास कैसे क्या है। देखिए, बिहार से झारखंड से अलग होने का लगभग उद्योग विहीन हो गया। जब पहले बिहार और झारखंड अलग था सन 2000 तक, लेकिन 2000 में बिहार झारखंड अलग हो गया तो कोयला का जितना मिनरल्स उद्योग था सब चला गया झारखंड में, बिहार में कुछ नहीं रहा। तो यहाँ मुख्यतः चीनी मिल बिहार में बंद हो गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी है, अभी भी बंद पड़ी है। जैसे गुरारू में एक चीनी मिल था जो बंद है, उसको कोई थी नहीं, था पहले चलता था, बंद हो गया, वो सरकारी था ही था, तो उसको चालू करवा जाए ताकि गुरारू साइड के लोग क्या हो, वहाँ जैसे चीनी मिल है तो आसपास के लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगा, कोई गार्ड करेगा, कोई वहाँ मजदूरी करेगा, इसे करेगा, है कि नहीं। योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलेगा। फिर आसपास के लोग गन्ना का खेती करेगा, उसको यहाँ बेचेगा तो उसको ऐसे रोज़गार मिल गया, ऐसा रोज़गार मिल गया, गन्ना की खेती भी हो गया है आपका। राइस मिल्स खोल दो ताकि चावल को धो करके आपके पास भेज देगा, सरकार फिर यहाँ से ले लेगी। तो रोज़गार तो ऐसे तो बढ़ता है, ऐसे ऐसे ही तो किसानों को आगे बढ़ाया जाता है, वही बता रहा है, यही तो इसमें लिखा हुआ, कुछ नहीं है। फिर गरीबी दूर करना, बिहार में गरीबी का सबसे प्रभाव है। लगभग 42% अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, मात्र गरीबी रेखा के नीचे नीचे लगभग 42%। देखो, गरीबी रेखा के नीचे 42% से भी लोग अधिक लोग यहाँ जीवन बसर करते हैं। मतलब ये जो यह गरीबी रेखा है, एक से ऊपर रहिएगा तो अमीर, नीचे गरीब। तो गरीबी रेखा के नीचे 42% लोग हैं। सोचिए, मतलब यहाँ गरीबी से भी, गरीबी रेखा से मतलब 42% यहाँ लोग, अधिकतर लोग हैं, ज़्यादा ही लोग होंगे, तो कल तो डॉक्यूमेंट्री बता दिया है, ज़्यादा ही लोग यहाँ गरीब है। इसके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ाया जाना चाहिए। स्वरोजगार कहने का मतलब उसको ट्रेनिंग दे दी, जैसे ITI स्कूल गया वही ITI खोला गया है, स्वरोजगार हो रहा है इसमें। अभी एक नया, हम गांधी मैदान में गए थे पुस्तक मेला में, तो वहाँ पे क्या तो था, नहीं उसमें था कि आप क्या उसको बोलते हैं, ITI के बाद उसका अप्रेंटिस बोलते हैं ना, तो उसको करने के लिए बिहार सरकार थी फॉर्म भरवा रही थी, वहाँ पे उसका प्रचार लगा हुआ था। वो करिए, इसलिए आप भेज रहे हो तो बिहार सुधार रहा है, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम लगेगा अभी। आगे है शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, ये तो आप लोग को पता है, जो कभी होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। ठीक है, आगे देखिए यही जरूरी है। देखिए, एक बार में शब्द दिया है, बिहार पे दूर करने के कौन से उपाय, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि पर तेजी से विकास करिए, बाढ़ पर नियंत्रण, आधारिक सेंटर जैसे हमने बताया, उद्योग का विकास करिए, गरीबी को दूर करना, शांति स्वास्थ्य की स्थापना, स्वच्छ ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग होगा। बिहार से झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, देखिए, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, बिहार के विकास के लिए केंद्र के अधिक मात्रा संसाधन हस्तांतरण की जरूरत है। मतलब ट्रांसफर रिसोर्स, मतलब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि बिहार को आगे रिसोर्सेज दो ताकि वो आगे बढ़े, है कि नहीं। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है, उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों की विशेष सहायता मिलती है। मतलब केंद्र सरकार क्या करती है, तो वैसा राज्य जो पिछड़ापन पूरा पिछड़ा है,
या कुछ के लिए उसको विकास के लिए विशेष राष्ट्र का दर्जा देती है, जिसके तहत केंद्र सरकार अपनी ओर से उसको पैसा देती है और नई नई चीज़ें बनवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है, जिससे रोज़गार वहाँ मिलता है लोगों का, वो रोज़ आगे बढ़ता है। तो यही कार्य है कि बिहार का भी स्पेशल राज का स्टेटस दे देना चाहिए ताकि बिहार आगे बढ़े। यहाँ केंद्र सरकार यहाँ ज़्यादा ध्यान दे। समझ गए? आगे बढ़िए। ये भी याद हो गया हम आप लोगों को कब अलग हुआ और उसका अलग होने के बाद खनिज जो है झारखंड में चले गए। बिहार के पास केवल रह गए उर्वरक भूमि और उद्योग भी नहीं, कुछ ही उद्योग रह गए। उद्योग है पर बहुत कम है, उर्वरक भूमि हमारे पास बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना यहाँ पे काम नहीं हो रहा। जो भूमि है आधा सूखा है, आधा बाढ़ से ग्रसित है। देखिए गरीबी से ये सब वही दिया हुआ तबाह रहती है। देखो बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से तबाह रहती है? तो उत्तर का भाग, उत्तर वाला भाग है नेपाल साइड वाला कुछ ऐसा रहता है, बाढ़ से तबाह रहता है। और दक्षिण वाला झारखंड साइड वाला सुखाड़ से तबाह रहता है बिहार का। ठीक है। पिछले साल 2008 में कोसी के भयंकर 2008 में कोसी का और 2009 में किसका आया था? राजधानी जी साहब बोल जाते हैं। देखिए बताइए 2008 में कोसी का बाढ़ आया था और 2009 में किसका आया बताइए? आप लोग इसे कमेंट में करके उत्तर दीजिएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, बताइए कमेंट करिएगा तब ना। देखिए बागमती का पढ़ा है ना यहाँ 2008 में कोसी और 9 में बागमती। देखिए आगे कहाँ थे हम लोग? तो APJ अब्दुल कलाम वाला हम लोग पढ़ लिए है ना? नहीं अभी नहीं पढ़े। कहाँ था? देखिए आप लोग दिखाने के चक्कर में यहाँ चले, यहाँ था देखिए, यहाँ थे ना, होना चाहिए। लेकिन बिहार विशेषाधिकार दर्जा केंद्र में देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यापार प्रशासनिक समस्या आ रही है। क्या कह रहा है इसमें? इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राष्ट्र का दर्जा की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए गए। विशेष राष्ट्र का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकसित विकास से मदद में से अधिक साधन। क्या कर रहा है कि जो उधर बाढ़ सुखा आ रहा था उसके बाद क्या हुआ कि लोग इसको बोला कि उनको विशेष राष्ट्र का दर्जा दो, तो लोग इसको बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्या हो रहा है, बिहार के विशेष राष्ट्र का दर्जा मिलने के लिए केंद्र के समक्ष बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से इसको बिहार का विशेष राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। देश के आर्थिक विकास में बिहार की भूमिका देखिए क्या है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, हम लोग को पता है, ऊपर भी पढ़े। भौगोलिक एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। जो बात है, जनसंख्या भी ज़्यादा है और क्षेत्र भी ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना हो तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे बढ़िए। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, आप बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेत्स, कौन थे? कुजनेत्स। देखिए कुजनेत्स ने विश्व के संदर्भ में कहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। कुजनेत्स ने क्या कहा है विश्व के संदर्भ में गरीबी के बारे में कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर में एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विकसित कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व को संबद्धता के लिए घातक हो जाता है। क्या कह रहा है कि जिस कारण कैंसर किसी एक छोटे से भाग में जब हो जाता है तो पूरा शरीर को नष्ट कर देता है, आदमी को मार देता है। उसी तरह एक गरीबी है जो संसार के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी शहर का जो गरीबी है वो पूरे संसार को मार देता है, पूरे संसार को संपन्नता के लिए घातक हो जाता है। समझ आ गया? ये वाक्य किसने कहा? कुंज ने गरीबी के बारे में क्या कहा कि गरीबी ये कैंसर के समान है। ठीक है। किसने कहा? कुंज ने कहा। आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? उपरोक्त कथन की तत्परता इस बात में है कि बिहार का पिछड़ा गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास और समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग जानते हैं, ऊपर ही पता है, ऊपर सब लोग बताया गया है।
बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। बिहार में क्या है? अत्यधिक उर्वरक भूमि है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अनवरल जल प्रवाह है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर जल प्राप्त होती है, मतलब कम सतह में पानी मिल जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ कर जल संसाधन के उपयोग की योजना लागू कर दी जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ के विभाग से बचाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जितने भी नदियाँ हैं जो बाढ़ लाती हैं, जो हिमालय से निकल रही हैं, उनको एक साथ में जोड़ दिया जाए, उसको पानी गंगा में आता है, फिर हम लोग नहर के द्वारा दक्षिण बिहार में भेज दिया जाए तो बाढ़ से बच सकता है कि नहीं? इसके लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है तथा दक्षिण बिहार सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। बात तो सही है। उधर नदी के वाला के पानी को हम लोग तरफ कर दो नहर के द्वारा, तो हम लोग सूखा से है तो सूखा से बचेंगे, उधर बाढ़ वाला है तो बाढ़ से बच जाएगा, है कि नहीं? बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान में प्रौद्योगिक बिहार क्षेत्र में आबादी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को कुलबुत निभाया। क्या कह रहा है कि यहाँ मानव पूंजी की कमी नहीं है, यहाँ बेरोजगार बहुत है, यहाँ लेबर बहुत है ना? खाली यहाँ कमी है तो क्या, औद्योगिक यहाँ नहीं है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के लोगों को खुद के बिहार में नहीं है। यहाँ के लोग गुजरात जा कर के, एमपी जा कर के, है ना, इंदौर जा कर के, वहाँ के दूसरे दूसरे राज्यों में जा कर के वहाँ कंपनियों में काम करके वहाँ के राज्य को आगे बढ़ाया मानव पूंजी में। लेकिन बिहार में सब नहीं है तो बिहार पिछड़ा रह गया। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विभाग में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। पंजाब के कृषि में बिहार के लोग ज़्यादा योगदान दिया, वहाँ जाकर वहाँ ज़्यादा काम किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बिहार में वहाँ जाकर लोग, बिहार के लोग वहाँ काम किए। सोचिए, बिहार के लोग बिहार में काम ना करके दूसरे राज्यों दूसरे जगह पे काम कर रहे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको पैसा कमा कर दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं तो यहाँ क्या करेगा भाई? पेट भी तो चलाना है, लेकिन को तो भी पोसना है, तो कुछ तो करना होगा आपको, वही करना है, वही इसमें बता रहा है। अगर देखिए, देश का आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, देश के आर्थिक विकास के किसी भी क्षेत्र में चल जाइए जिसके तहत आर्थिक विकास होता हो, हर एक क्षेत्र में बिहारियों का हाथ रहा है। मतलब अच्छा, हाँ, पॉजिटिव वाला हाथ रहा है, मतलब उसकी वजह से आगे बढ़ा है बिहार। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार के कृषि और कृषिजन या कृषि जनजाति उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। यहाँ जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ जो कृषि है, इनके लोगों को देखते हुए यहाँ अगर कृषि जनित उद्योग लगाया जाए, कृषि जो उद्योग जो कृषि की सहायता से चले तो यहाँ के किसानों को कितना फ़ायदा होगा। किसान अपना कच्चा माल लाएगा, उसको उद्योग में बेचेगा, उद्योग उसको आगे बेच देगा, उस पर कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच देगा। किसान में खुश, वो भी खुश, है कि नहीं? तो यहाँ उसका विकास ज़्यादा होगा। हाल ही के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। ठीक है, केंद्रीय संसदीय संघ बिहार का वर्तमान विकास दर कितना? 11.3% दर्ज किया, जो गुजरात के 11.5% के बाद दूसरा है। ये तो ऊपर पढ़े थे हम लोग, गुजरात से 2 नंबर पीछे रह गया, यहाँ छूट गया। देखिए, इससे उद्योग जो कृषि उत्पाद पर आश्रित है तथा उनके जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि उद्योग के, जैसे उदाहरण के लिए अचार बनाना, टमाटर से टमाटो सॉस बनाना, यहाँ ये सब, यहाँ अचार बनाने वाला कंपनी चल सकता है ना? टमाटर से टमाटर बनाने वाली कंपनी चल सकता है। यहाँ राइस मिल चल सकता है। और क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ चल सकती है जिससे किसान अपना कच्चा माल दे और फिर उससे कुछ नया उत्पाद हो। ऐसा माल यहाँ बिहार में चल सकता है। उसको क्या बोलते हैं? कृषि जनित उद्योग। याद रखिएगा कि कृषि जनित उद्योग में क्या आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, बात ये सब वही है बिहार के बारे में। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में ऐसा ये सब दिया हुआ, आगे बढ़ते मेन काम पे। ये ख़त्म होने वाला है अब, ठीक है। देखिए, यहाँ क्या मूलभूत आवश्यकताएं और विकास का संबंध। पर यहाँ देखिए, गरीबी रेखा क्या, पॉवर्टी ऊपर पढ़ा था ना, 42% लोग अभी नीचे है पॉवर्टी लाइन से। PL, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक योजना आयोग द्वारा नामांकन बॉर्डर लाइन तक किया गया। गरीबी लाइन की काल्पनिक रेखा है, मतलब योजना आयोग इसको लाया है। क्या लाया है? योजना आयोग बताया, एक खींच की रेखा खींच दिया, इससे नीचे जो लोग हैं, इसका एक मापदंड है गरीब, इससे ऊपर अमीर। गरीब को
क्या है, गरीब को कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ये जो गरीबी रेखा है वो किस पर आधारित है, कैलोरी पे। किस पे, कैलोरी मापदंड पे, कि कितना कैलोरी लोग खाना खा रहा है वो अमीर है, कितना खाना खा रहा है वो गरीब है। देखिए किसे, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया। मतलब जो गांव में रह रहा है, अगर वो आदमी 24, अगर वो आदमी खाना खाने के बाद 24 कैलोरी का ऊर्जा ले रहा है तो वो ठीक ठाक है। और शहर में अगर वो 21 कैलोरी का खाना खा रहा है, 21 कैलोरी के बराबर खाना खा रहा है तो वो ठीक ठाक है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों में गरीबी को मापने के लिए एक काल्पनिक रेखा है। ये जो गरीबी रेखा है ना, ये पॉवर्टी लाइन, ये काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे के लोग गरीब कहते हैं, यानी इस, देखिए इसको बीपीएल में कहते हैं, इसे बीपीएल कहते हैं। जो इस, यह पी पॉवर्टी लाइन बीएल, सॉरी पॉवर्टी लाइन पीएल है। वो क्या हम कर रहे हैं, इसको जूम करने दीजिए पहले। देखिए अब सही है। देखिए एक लाइन है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉवर्टी लाइन। पी फॉर पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये हो गया लाइन। और नीचे का इंग्लिश क्या होता है, बिलो। नीचे का बिलो, बी फॉर बिलो, तो ऐसा यूज कर दीजिए, बी पी एल। हिंदी की इंग्लिश क्या होगा पूरा फुल फॉर्म, बी फॉर बिलो, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको बीपीएल। ऊपर का क्या होता है, ए वर्ब, ए फॉर ए वर्ब, ए पी एल, ए वर्ब पॉवर्टी लाइन, एपीएल। तो लोग सुने होंगे कि हम बीपीएल में आते हैं, तुम एपीएल में आते हैं। एपीएल मतलब वो गरीबी से ऊपर, वो अच्छा खासा वाला पैसा वाला है, और बीपीएल मतलब आप गरीब है। ठीक, तो गरीबी रेखा से नीचे के बोला को बीपीएल, ऊपर वाला को एपीएल, यही है, कुछ नहीं। समझ आ गया, यही इसमें ये जो छोटा सा वर्ड लिखा हो ना, इसमें पूरा इसको बताया गया। देखिए जैसे नागरिकों को रहने के लिए मकान, खाने की रोटी तो शरीर ढांचे के कपड़े का न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, मकान, रोटी, रोटी कपड़ा मकान। जैसे मकान, खाना, रोटी या शरीर रखने के लिए कपड़ा, ये जरूरी, ये मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी कपड़ा और मकान का नारा जोड़ते हुए बुलंद किया गया। तो इसमें कुछ लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जाती है। देश के गरीब लोग अधिकांश न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के मूलभूत, सब फालतू चीज़ें। आगे देखिए, ऊपर खड़े याद रखिए कि मूलभूत आवश्यकता में रोटी कपड़ा मकान। देखिए देश में बढ़ते हुए जनसंख्या विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग की संख्या में अपेक्षा कमी नहीं आई है। मतलब बढ़ती, आज़ाद हो गया, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ उसका काम नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जा रहा है ना, तो गरीबी की तो वहीं वहीं रह गई, जनसंख्या बढ़ गया तो। वही बता रहा था। आगे देखिए, मनरेगा। मनरेगा एक है, ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है। इसमें न्यूनतम मजदूरी क्या कह रहा है, जब मनरेगा के अंतर्गत लोगों को, वैसे लोग जो काम काज नहीं कर रहे हैं, उनको 100 लोगों का साल में 100 दिन का काम मिलता है, लगभग 3 महीना का काम मिलता है, उसमें न्यूनतम मजदूरी मिलता है। ठीक है, समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध किया, मतलब क्या कह रहा है, खाने के लिए रोटी किस उपलब्ध हो रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, मतलब वही राशन कार्ड वाला, जो राशन देने जाते हैं हम लोग, उसी से सरकार क्या कर रहा है, खाने के लिए रोटी उपलब्ध करवा दी है। देश में रोजगार के लिए नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार देने की योजना बनाई गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, देखिए ये जो है ना मनरेगा, देखिए जब मनरेगा का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट, या हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या कह रहा है कि पीडीएस सिस्टम से, मतलब वही जो राशन कार्ड वाला के इंग्लिश में बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको हिंदी में दिया गया है ऊपर। देखिए हिंदी क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार
मूलभूत जो कपड़ा रोटी मकान था उसमें से खाने के लिए, तो खाने के लिए रोटी उपलब्ध करवा दे रहा है, ठीक है। अब मनरेगा से उसको पैसा दे करके उसको क्या दिलवा दे रहा है, मजदूरी। देश में ग्रामीण मजदूरों के लिए राष्ट्रीय ये लाया गया है स्कीम मनरेगा के तहत शुरू किया कि इसमें मनरेगा कहा जाता है ग्रामीण रोजगार देने की स्कीम के 20 का सबसे बड़ा रोजगार योजना कौन है, ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम के 20 का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। कपड़ा और मकान उपलब्ध के लिए मनरेगा है, इससे रोजगार मिलेगा मनरेगा में, वो नौकरी करेगा वहाँ वहाँ उसको पैसा मिलेगा जिसको कपड़ा खरीदेगा और मकान बनाएगा, खाने के लिए आपको BDS PDS सिस्टम सबको मिल जा रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे देखिए, याद रखिएगा मनरेगा के बारे में। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए संपूर्ण समाज का विकास है। ये है आर्थिक विकास और इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार से विकास हमारा प्रयास आई हो गया। यहाँ से आपको चैप्टर समाप्ति टेरेवसंडा कामता भावा इसका सारांश है, जो उतना हम लोगों ने 3 दिन में पढ़ा उसका ये सारांश है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अपना मूलभूत चीज़ें, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। देखिए ज़रूरी है कि आप लोग को बोर्ड आने वाला है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे राज एवं राष्ट्र की आय कल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।